अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पहले हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं क्वेश्चन के वो हम डिस्कस करेंगे। देन हम 2 इयर्स भी सॉल्व करेंगे 5 ईयर्स से। ठीक है, तो फर्स्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? A statement showing the reasons or causes of difference between cash book and passbook bank statement is called BRS, Bank Reconciliation Statement. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंसेस होते हैं उसके रीजन एंड कॉजेस को डिस्कस करते हैं कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस क्यों आता है। ठीक है, तो पहले तो उसका डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस आने की रीजन क्या है कैश बुक और पासबुक में। देन उस डिफरेंस को हम एडजस्ट करके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, अ बुक दैट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस इज नोन एज कैश बुक। एक ऐसी बुक जो कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिसके अंदर, वो कहलाती है कैश बुक, जो कि कंपनी के पास होती है। A book issued by the bank to the account holder that records the deposits and withdrawals is known as passbook और बैंक स्टेटमेंट। और एक ऐसी बुक जो कि बैंक इशू करता है अकाउंट होल्डर को, जिसके अंदर उसकी तमाम डिपॉजिट और वो जो भी अमाउंट विड्रॉ कर रहा है उसके अंदर मेंशन की हो जाती है, तो वो कहलाती है आपकी पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 स्टेटमेंट्स हमारे सामने, एक कैश बुक है और एक पासबुक। कैश बुक कंपनी का रिकॉर्ड होता है जिसमें कंपनी तमाम कैश की ट्रांजैक्शन जो होती है उसको रिकॉर्ड करती है, और जो पासबुक होती है उसके वो बैंक की बुक होती है, यानी जिसको हम बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट, और ये बैंक प्रोवाइड करता है जिसमें अकाउंट होल्डर की तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। ये आपके सामने सैंपल बैंक स्टेटमेंट का एक सैंपल आपके सामने ये है। ठीक है, तो ये इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कॉलम यहाँ पे है डेट का, सेकंड डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस, विड्रॉल्स, डिपॉजिट्स एंड बैलेंस। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि 8 अक्टूबर 2003 को जो बैलेंस है वो 0.55। ठीक है, देन 14 अक्टूबर 2003 को इन्होंने डिपॉजिट कराए 694.81 रुपीज, तो ये बैलेंस और ये अमाउंट प्लस होके बन गई आपकी ये 695.36। देन 14 अक्टूबर 2003 को पेमेंट की हमने 200 की, तो बैलेंस आ गया 495। फिर 16 अक्टूबर 2003 को फिर विड्रॉ किया हमने 21.25, तो ये बैलेंस आ गया। ठीक है, तो जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे और जितने भी विड्रॉज हैं वो इसमें से माइनस हो जाएंगे और ये बैलेंस हमारे पास आ जाएगा। और जो टोटल है, जितने भी आपने विड्रॉल्स अमाउंट है आपकी जो आपने विड्रॉ की है वो इधर आ गई। ये टोटल आपने, यानी इस मंथ की बात करें अक्टूबर और नवंबर की इस डेट तक, यानी 8 अक्टूबर 2003 से 8 नवंबर 2003 तक आपके पास जो टोटल विड्रॉ किया आपने अमाउंट वो है 1515.63, और जो डिपॉजिट की अमाउंट वो है 1442.61। ठीक है, तो ये पूरा बैंक स्टेटमेंट कहलाता है जो कि बैंक प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो अकाउंट होल्डर है उसकी तमाम ट्रांजैक्शंस के का रिकॉर्ड होता है कि उस अकाउंट होल्डर ने कितने रुपीस जो हैं या कितने अमाउंट विड्रॉ किया और कितने अमाउंट उसने डिपॉजिट किए। ठीक है, नेक्स्ट, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन 2 बैलेंसेस। इन दोनों बुक्स में जो डिफरेंसेस आते हैं उसका रीजन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या रीजंस होते हैं कि आपकी कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है।
ठीक है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, कैश बुक कंपनी का रिकॉर्ड होता है जिसमें कैश की और बैंक की तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, और जो बैंक स्टेटमेंट होता है वो बैंक का रिकॉर्ड होता है, बैंक की तरफ से इशू किया जाता है अकाउंट होल्डर को, उसमें अकाउंट होल्डर के तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो क्या रीजन होती है कि कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है? क्या रीजन होती है? अच्छा, इधर कैश बुक की बात की जा रही है, कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसकी बात हो रही है। कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वो बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, इसलिए कि कैश बुक के अंदर जितनी भी रिसीविंग और डिपॉजिट हो रही है अमाउंट, वो हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। बैंक के अंदर जो भी रिसीविंग पेमेंट हो रही है, ठीक है, वो हम कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, तो वही अमाउंट बैंक के अंदर भी होती है। तो दोनों का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। मगर ऐसी कौन सी रीजंस होती हैं कि दोनों बुक्स का बैलेंस जो होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है? फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग या अनप्रेजेंटेड चेक। आउटस्टैंडिंग अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी सप्लायर को पेमेंट कर दी, कंपनी की बात हो रही, कंपनी ने किसी भी सप्लायर को अकाउंट, ठीक है, पेमेंट कर दी, और वो सप्लायर बैंक पहुंचा तो बैंक, उसके पहुंचने से पहले बैंक बंद हो गया था, या वो उस दिन बैंक नहीं पहुंचा, तो उसने वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, वो चेक उसके हाथ में है। ठीक है, अब कंपनी बोलिए कि हमारे पास से 1 लाख रुपीस की पेमेंट हो गई है, तो कंपनी अपनी कैश बुक के अंदर क्या करेगी, 1 लाख रुपीस की अमाउंट को माइनस कर देगी। यहां से ये कंपनी ने 1 लाख रुपीस पे कर दिए, तो कंपनी 1 लाख रुपए का बैलेंस कम कर लेगी, अपना पेमेंट की साइड पे लिख देगी, तो कंपनी का बैलेंस कम हो जाएगा 1 लाख से। ठीक है, मगर जब वो बैंक नहीं पहुंचा, तो बैंक में तो अभी उसने प्रेजेंट नहीं किया चेक, तो बैंक में तो बैलेंस पूरा ही होगा। अब जब दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 1 लाख का डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बैंक में 1 लाख रुपए भी ज्यादा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट अनक्लियर चेक। ये ऐसा चेक होता है जो कि आपने, यानी कंपनी ने किसी कस्टमर से रिसीव कर लिया है, और रिसीव करने के बाद बैंक में डिपॉजिट करा दिया। जैसे ये चेक कंपनी ने बैंक में डिपॉजिट कराया, कंपनी ने अपनी कैश बुक के अंदर डेबिट साइड पे अमाउंट रिसीव उसमें लिख दिया कि कंपनी ने रिसीव कर लिए फला कस्टमर से, कंपनी ने इतनी अमाउंट रिसीव कर ली है। फॉर एग्जाम्पल वो भी 1 लाख रुपीस की अमाउंट है, तो कंपनी ने अपने आप को डेबिट कर दिया कि बैंक के अंदर पैसे आ गए, यानी कैश बुक के अंदर वो चीज रिकॉर्ड कर ली। मगर जब ये चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो वो चेक जो है वो उसी वक्त क्लियर नहीं होगा, वो क्लियर होने के लिए चला जाएगा, क्लियरिंग हाउस चला जाएगा, यानी क्लियर होने में उसका टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल 2 डेज लगते हैं, तो 2 दिन के बाद वो चेक आता है, उसके बाद वो ऐड होगा बैंक के अंदर। सही है, मगर आप अपने पास अगर कैश बुक में देखेंगे तो आपने 1 लाख रुपीस को इंक्रीज किया हुआ है, यानी आपने बोला कि वो चेक जो है, जो कस्टमर से आपने लिया था, वो बैंक में जमा करा दिया और अपने पास उसका 1 लाख का बैलेंस बढ़ा दिया। मगर वो 1 लाख रुपीस अभी बैंक के पास डिपॉजिट नहीं हुए, यानी आपके अकाउंट में नहीं ट्रांसफर हुए, वो अभी क्लियरिंग में गए हैं, तो उनको टाइम लगेगा आने में। ठीक है, तो फिर डिफरेंस आ जाएगा, आपके पास जो है 1 लाख ज्यादा आ जाएंगे, बैंक में 1 लाख रुपीस कम आ जाएंगे। फिर 2 दिन बाद जब चेक क्लियर होकर आ जाएगा, तो बैंक में 1 लाख रुपए आ जाएंगे, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, बैंक सर्विस चार्जेस। बैंक ने 50 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज चार्जेस डिटेक्ट कर लिए। अब कैश बुक में वो तो 50 रुपए माइनस नहीं हुए, बैंक ने किसी भी डेट को 50 रुपीज, 100 रुपीज माइनस कर दिए अपने चार्जेस, तो कैश बुक में 50 रुपीज का बैलेंस ज्यादा आएगा। क्यों आएगा ज्यादा? बैंक में कम आएगा 50 का, इसलिए कि बैंक ने अपने उसके अकाउंट से, अकाउंट होल्डर के अकाउंट से 50 रुपीज माइनस कर दिए, मगर कैश बुक में अभी माइनस नहीं हुए। जब बैंक स्टेटमेंट आता है अकाउंटेंट के पास, तो फिर वो उसको एडजस्ट करता है। ठीक है, फिर 50 रुपीज बैंक कैश बुक में ज्यादा आ जाएंगे। नेक्स्ट, चेक बुक प्रिंटिंग चार्जेस। बैंक ने फिर एक अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज बैंक ने फिर माइनस कर दी, किस चीज की? वही चेक बुक चार्जेस है, मगर कैश बुक में अभी माइनस नहीं हुए, तो बैंक में 200 रुपीज कम हो जाएंगे, मगर कैश बुक में 200 रुपीज अभी रहेंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, नहीं माइनस नहीं हुआ तो ज्यादा ही हुआ, फिर बैंक में कम है, कैश बुक में ज्यादा है, फिर एक डिफरेंस आ जाएगा 200 का। नेक्स्ट, एरर्स इन द कैश बुक। कोई भी एरर आ गया कैश बुक में, फॉर एग्जाम्पल आपने पेमेंट करनी थी 1000 की, और आपने की भी 1000 की पेमेंट, मगर अपने पास से माइनस कर दिए 800, यानी कैश बुक में माइनस कर दिया आपने 800,
वो जो सप्लायर था वो बैंक गया और बैंक से वो चेक को कैश करवा के और चला गया वो, तो बैंक से कितने माइनस हुए 1000, इसलिए कि आपने 1000 का चेक दिया है। बाय मिस्टेक आपने अपने पास उसको 800 रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आपके पास 200 ज्यादा आ रहे हैं, फिर डिफरेंस आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फिर 200 को मजीद अपनी कैश बुक में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, एरर्स बाय द बैंक। बैंक की तरफ से एरर आ गया। आपने पेमेंट की थी 2000 की, अपने पास से आपने 2000 माइनस कर दिए, यानी कैश बुक की बात हो रही है। जब वो सप्लायर बैंक गया और बैंक में उसने चेक को प्रेजेंट किया, बैंक ने भी 2000 की पेमेंट कर दी, मगर अकाउंट से माइनस कर दिए 2200। अब बैंक में 200 रुपीज कम आ जाएंगे, इसलिए कि बैंक ने तो 2200 रुपए माइनस कर दिए और आपने अपने पास से 2000 माइनस किए। ठीक, तो बैंक में 200 रुपीज कम हो जाएंगे, फिर डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस ऑन द बैंक स्टेटमेंट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस थे, एटीएम चार्जेस, एटीएम कार्ड के थे या क्रेडिट कार्ड के कोई चार्जेस थे, ठीक है, वो चार्जेस बैंक स्टेटमेंट ने माइनस कर दिए, यानी बैंक ने माइनस कर दिए, मगर कैश बुक में माइनस नहीं हुए, फिर डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट्स ऑन द बैंक स्टेटमेंट दैट आर नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। किसी भी कस्टमर ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में कैश डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, अब उसने आपके अकाउंट में डिपॉजिट तो करा दिया, डायरेक्ट जमा करा दिया आपके अकाउंट में, मगर आपको अभी इन्फॉर्म नहीं किया उसने, ठीक, तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। बैंक में फॉर एग्जांपल 20,000 की अमाउंट थी, तो बैंक में 20,000 ज्यादा हो गए, आपके पास है ही नहीं वो अमाउंट, तो डिफरेंस आ जाएगा 20,000 का, ठीक है। तो ये वो डिफरेंसेस थे, ये वो रीजंस थी जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, और हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में इन डिफरेंसेस को एडजस्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट है, नोट, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज फेवरेबल, यानी कैश बुक का हमेशा जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है, प्लस में लिखेंगे हम उसको। एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज फेवरेबल, और जो पासबुक है, बैंक स्टेटमेंट है, उसका जो बैलेंस होगा या बैंक में जो हमारा बैलेंस होगा वो क्रेडिट होगा हमेशा, ठीक है। पहले तो क्लियर करें कैश बुक में डेबिट क्यों होगा, इसलिए कि कैश बुक कंपनी के पास है और कंपनी के पास जो भी कलेक्शन होगी बैंक उसको डेबिट करे, कंपनी उसको डेबिट करेगी, ठीक है। तो कंपनी के पास जो बैलेंस होगा कैश बुक में वो डेबिट बैलेंस होगा, नॉर्मल बैलेंस जो होगा वो डेबिट होगा। जितनी भी कलेक्शन आ रही है, जितनी भी रिसीविंग हो रही है वो डेबिट साइड पर आ रही है, तो बैलेंस भी डेबिट में खुलेगा, ठीक है। तो फेवरेबल बैलेंस जो है वो डेबिट रहेगा, ठीक है। और बैंक के अंदर हमारा बैलेंस क्रेडिट क्यों होगा, इसलिए कि बैंक के पास जो हमारी डिपॉजिट्स हैं वो बैंक उसको एज अ लाइबिलिटी कंसीडर करता है, बैंक का पैसा तो नहीं है वो, तो बैंक के पास जो हमारी अमाउंट डिपॉजिट है वो हमारा पैसा है, बैंक का नहीं है, तो बैंक उसको एज अ लाइबिलिटी कंसीडर करता है। और ये आपको अकाउंटिंग का रूल पता है, व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीज गोज टू क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी क्रेडिट में जाती है। तो बैंक के पास हमारा जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, यानी जब भी हम बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे तो क्रेडिट होता रहेगा हमारा अकाउंट, और जब हम बैंक से विड्रॉ करेंगे तो हमारा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो कैश बुक में हमारा नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट, और बैंक स्टेटमेंट में हमारा बैंक में हमारा बैलेंस होता है क्रेडिट। नेक्स्ट, एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन बोथ इज कंसिडर एज अनफेवरेबल, यानी माइनस, और इसके अगेंस्ट जो बैलेंस होगा वो ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, और बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस ये ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमने रीजंस कुछ डिस्कस किए कि उन दोनों बुक्स में जो रीजंस डिफरेंसेस आते हैं उसके रीजन क्या होते हैं। सम बेसिक रूल्स। अच्छा, आपको जो लेफ्ट हैंड है इस पर हमने कुछ वो लिखे हुए हैं अकाउंट्स के, एड इन कैश बुक एंड लेस फ्रॉम कैश बुक। ये जो अकाउंट्स हैं ये कैश बुक में ऐड और लेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ये लेफ्ट साइड पे देखिएगा, क्रेडिट बाय बैंक। क्रेडिट बाय बैंक मींस आपके अकाउंट में कोई वैल्यू क्रेडिट हुई है, ठीक है, तो हम अपने पास भी बैंक कैश बुक में प्लस कर देंगे। ये क्या हो रहा है, एड इन कैश बुक में प्लस करेंगे। क्रेडिट बाय बैंक का मतलब है कि बैंक में कोई भी अमाउंट आई है, यानी बैंक ने प्रॉफिट दिया है या डिविडेंड कलेक्ट हुआ है या फिर किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कराए अमाउंट, हमारा बैंक का अकाउंट क्रेडिट हुआ है किसी भी रीजन से,
तो हम अपने पास कैश बुक में प्लस करेंगे। सेकंड, अगर हमारे अकाउंट में प्रॉफिट आया या डिविडेंड आया तो भी अपने पास कैश बुक में प्लस करेंगे। इसी तरह अगर डायरेक्ट डिपॉजिट किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिए तो भी हम अपने पास कैश बुक में प्लस करेंगे। नोट कलेक्टेड या नोट रिसीवेबल, नोट की कलेक्शन हुई है या नोट रिसीवेबल हुआ है, यानी आपने जो मर्चेंडाइज सेल की थी उस पर आपने नोट साइन करवाया था, ठीक है, एक नोट बनाया था जिसको हम प्रोमिसरी नोट बोलते हैं, वो कलेक्ट हो गया तो भी हम अपने पास प्लस कर लेंगे। ये तमाम वैल्यूज बैंक के अंदर ऐड हुई हैं तो हम अपने पास भी प्लस कर लेंगे ताकि बैलेंस एडजस्ट हो जाए। ये बैंक रिकंसिलेशन के बेसिक प्रिंसिपल हैं या रूल्स हैं, इसकी बेस पर आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। सेकंड है लेस फ्रॉम कैश बुक। ये जो वैल्यूज आपके अकाउंट लिखे हुए हैं ये अकाउंट कैश बुक में से माइनस होते हैं, जैसे डेबिट बाय बैंक, ठीक है, डेबिट बाय बैंक यानी हमारे अकाउंट को बैंक ने डेबिट कर दिया या बैंक ने कोई चार्जेस डिडक्ट कर लिए हमारे अकाउंट से, या कोई भी चेक डिसऑनर हो गया। एक चेक हमने जमा डिपॉजिट कराया था बैंक में, मगर जब 2 दिन बाद वो आया तो एक एडवाइस आ गई बैंक की तरफ से कि आपका जो चेक था वो डिसऑनर हो गया है, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है पार्टी के अकाउंट में, तो क्या होगा। और नेक्स्ट एक और देख लें, टैक्स चार्जेस या ज़कात चार्जेस, बैंक ने टैक्स काटा है, किसी भी कोई सा भी टैक्स होगा, वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी होगी या कोई टैक्स होगा, विद होल्डिंग टैक्स होगा, ठीक है, तो ये टैक्स काटा या बैंक ने ज़कात की डिटेक्शन की है, ठीक है, ये तमाम हेड ऑफ अकाउंट जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये कैश बुक में से माइनस हो जाएंगे। डेबिट बाय बैंक, ऑल चार्जेस, डिसऑनर चेक, टैक्स चार्जेस, ज़कात चार्जेस बैंक ने अपने पास माइनस कर दिए हैं, हम अपने पास से भी यानी कैश बुक से भी माइनस करके एडजस्ट करेंगे कैश बुक को और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को, ठीक है। ये तो वो हेड ऑफ अकाउंट थे जो कैश बुक में ऐड एंड लेस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं राइट हैंड पे आते हैं। राइट हैंड पे लिखा है ऐड इन बैंक स्टेटमेंट एंड लेस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट, यानी बैंक स्टेटमेंट में से आपको ये हेड ऑफ अकाउंट्स माइनस करने होंगे। फर्स्ट अनक्लियर, सॉरी फर्स्ट है ऐड करने होंगे, ऐड इन बैंक स्टेटमेंट, अनक्लियर चेक, लेट डिपॉजिट, डिपॉजिट बट नॉट शोन और डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ये चारों एक ही बात है कि हमने चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में, ठीक है, मगर वो अभी तक क्लियर, उस वक्त तो क्लियर नहीं होगा, वो कब क्लियर होगा, वो 2 दिन बाद क्लियर होगा। अगर अभी आप बैंक स्टेटमेंट को चेक करेंगे तो उसमें तो ये वैल्यू ऐड नहीं हुई भी होगी, इसलिए कि आपने तो अभी जमा कराया है चेक। ये कब होगी, ये 2 दिन बाद बैंक स्टेटमेंट अगर आप दोबारा निकलवाएंगे तो आ जाएगी उसके अंदर। तो आप क्या करेंगे, आप बैंक के अंदर इसको प्लस कर देंगे बैंक स्टेटमेंट में, अभी से इसको ऐड कर देंगे कि भाई ये आ जाएगी, ठीक है। अगर वो डिसऑनर होता है तो माइनस कर देंगे कैश बुक से, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अनक्लियर चेक, लेट डिपॉजिट, डिपॉजिट बट नॉट शोन और डिपॉजिट इन ट्रांजिट को बैंक स्टेटमेंट में प्लस कर देंगे ताकि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को एडजस्ट कर सकें। नेक्स्ट है लेस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। ये हेड ऑफ अकाउंट जो दिए हुए हैं आपके पास, आपके सामने अनप्रेजेंटेड चेक या नॉट प्रेजेंट भी बोलते हैं इसको, आउटस्टैंडिंग चेक या अनपेड चेक, ये ऐसे चेक होते हैं जो कि आपने सप्लायर को इश्यू तो कर दिए मगर सप्लायर अभी बैंक पहुंचा नहीं था, ठीक है, और उसके पास अभी चेक मौजूद है, यानी सप्लायर के पास चेक है मगर अभी सप्लायर बैंक नहीं गया किसी भी रीजन से, तो बैंक से अभी अमाउंट डिटेक्ट नहीं हुई है, बैंक के पास वो बैलेंस अभी अवेलेबल है और बाद में जब ये सप्लायर जाएगा तो बैंक से वो चेक विड्रॉ करवा लेगा और बैंक से अमाउंट कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले से बैंक स्टेटमेंट में से माइनस कर देंगे, इसलिए कि उसको जाना तो है, ठीक है, वो आज नहीं तो कल चले जाएगा और जाके बैंक से पेमेंट निकालेगा, हमारे अकाउंट से पैसे तो माइनस होने, तो हम इसको पहले से यानी माइनस, जब हमने चेक दे दिया तो माइनस कर देंगे बैंक स्टेटमेंट में से। तो ये वो एडजस्टमेंट थी जिसके बाद आपका जो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर इन रिकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ चेक्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ एरर इसमें लिखा हुआ है कि जब हम कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट उसकी बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की, तो ट्रांजैक्शंस में कभी कभी एरर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमने एक सप्लायर को चेक दिया 20,000 का और अपने पास कैश बुक में या बैंक स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं उसमें रिकॉर्ड हो गया वो 22,000 का, यानी पेमेंट कितने की हुई है 20,000 की, और माइनस कितने आपने अपने पास से या फिर कैश बुक में बैंक स्टेटमेंट में से कितने माइनस हो गए 22,000, या बाय मिस्टेक बैंक ने उसको 22,000 रिकॉर्ड कर लिए या आपने कैश बुक में उसको 22,000 रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, आपने 2,000 ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए, तो क्या करेंगे, ये ओवर स्टेटेड कहलाता है, इसको आप प्लस कर लेंगे यानी ऐड कर लेंगे बैलेंस में,
चाहे ये बैंक ने ज्यादा माइनस किए या आपने ज्यादा माइनस कर दिए, ठीक है, मिस्टेक किसी ने भी किए, ये कैश बुक ने किए या बैंक स्टेटमेंट ने जिसने भी किए, उसको हम ऐड कर लेंगे दोबारा, इसलिए कि आपने पेमेंट 20 की है और आपने 22,000 माइनस कर दिए, 2,000 ज्यादा माइनस होगा तो 2,000 को प्लस कर लेंगे। इसी तरह अगर हम 20,000 की पेमेंट की हमने सप्लायर को और बाय मिस्टेक हमने अपने पास से या बैंक ने बाय मिस्टेक उसको 18,000 रिकॉर्ड कर लिया, इसका मतलब है कम रिकॉर्ड कर लिया है, पेमेंट तो 20,000 की हुई थी और आपने रिकॉर्ड कर लिया है कितने का, 18,000 का, तो 2,000 आपने कम रिकॉर्ड किए, अब आपको वो माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है, ये एरर्स कहलाते हैं। इसी तरह अगर डिपॉजिट्स की बात करें, अगर आपने डिपॉजिट कराया चेक 50,000 का, ठीक है, और 55,000 लिख दिया आपने बाय मिस्टेक, भाई 55,000 का चेक आया है, तो आपने बाय मिस्टेक क्या किया है, 5,000 को ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, तो आप 5,000 को बैलेंस में से माइनस कर देंगे, ठीक है, चाहे कैश बुक करे मिस्टेक, चाहे बैंक में करे। इसी तरह अगर आपने चेक जो डिपॉजिट हुआ है 50,000 का, उसको आपने 40,000 रिकॉर्ड कर लिया बाय मिस्टेक, ठीक है, 40,000 रिकॉर्ड कर लिया, तो आपने, ये अंडरस्टेटेड कॉन्सेप्ट है, आप क्या करेंगे, इसको मजीद ऐड कर लेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको ऐड कर लेंगे, यानी 10,000 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ एरर इन रिकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ चेक्स की बात हम कर रहे थे कि किस तरह से जो है आप मिस्टेक्स कर जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं जब आप अकाउंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, कंपनी अकाउंट के अंदर कभी कभी ये छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसको एडजस्ट बाद में करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एरर्स थे, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, कि अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको कैसे सॉल्व करेंगे, पेपर में आपके फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आएगा, ये आपके पास कितने ट्रांजैक्शन है, 8 ट्रांजैक्शन है, और ये जो स्टेटमेंट आपके सामने बना ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। टॉप पर आपको पता है क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंपनी का नेम लिखेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एबीसी कंपनी, सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, थर्ड नंबर पे आप लिखेंगे एज ऑन फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 31, 2019, ठीक है। तो ये आपके पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना हुआ है, सीरियल नंबर, देन पार्टिकुलर, कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो सीरियल नंबर का कॉलम नहीं भी बनाएंगे तो आप पार्टिकुलर, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का कॉलम आपको बनाना है। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये कैश बुक का कॉलम है, इधर आपने कैश बुक का बैलेंस लिख दिया 40,000। नेक्स्ट है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 30,000 है, या आपने बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस लिख दिया 30,000, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट डिपॉजिट 1700, तो डायरेक्ट डिपॉजिट 1700 यहां पे आपने लिख दिया, क्यों, इसलिए कि डायरेक्ट डिपॉजिट हमने पीछे डिस्कस किया था कि कैश बुक में डायरेक्ट डिपॉजिट को ऐड करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी मैं आपको दे चुका हूं। इसके अलावा जो है जब आप वो जो फॉर्मेट था बेसिक रूल्स वाला, अगर वो आप याद कर लेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको एक मरतबा और क्लियर कर दूं, मैं आपको इन बेसिक रूल्स की बात कर रहा हूं। इसके अंदर मेंशन है डायरेक्ट डिपॉजिट कैश बुक में ऐड होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1700 को कैश बुक में ऐड कर देंगे, इधर लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट, ठीक है। नेक्स्ट है एनएसएफ, एनएसएफ का मतलब होता है डिसऑनर चेक, डिसऑनर चेक को कैश बुक में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पीछे देखते हैं हम, यहाँ पे हमने लिखा हुआ होगा, ये आपका लिखा है डिसऑनर चेक, जिसको हम एनएसएफ भी बोलते हैं, नॉट सफिशिएंट फंड भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो डिसऑनर चेक को हम क्या करेंगे, कैश बुक में से लेस कर देंगे, तो हमने यही किया हुआ है, एनएसएफ को 7,000 अमाउंट है इसकी, कैश बुक में से माइनस कर दिया। नेक्स्ट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट 5,000, नॉट प्रेजेंट चेक हमने पीछे डिस्कस कर लिया था कि 5 नॉट प्रेजेंट चेक बैंक स्टेटमेंट में से माइनस होता है, हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्रेडिट बाय बैंक 500, क्रेडिट बाय बैंक ये ऐड होता है कैश बुक में, इसको हमने ऐड कर लिया। नेक्स्ट है बैंक सर्विस चार्जेस 200, बैंक सर्विस चार्जेस 200 ये माइनस होते हैं, तो हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया। अनक्लियर चेक 10,000, अनक्लियर चेक बैंक स्टेटमेंट प्लस होता है तो हमने प्लस कर दिया, और तमाम इन वैल्यूज को जब प्लस किया है तो बैलेंस आ रहा है 35,000 एंड 35,000, और ये आपका जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट था वो प्रिपेयर हो चुका है यहाँ पर, और हमने कैश बुक को और बैंक स्टेटमेंट को एडजस्ट कर लिया, और दोनों का बैलेंस इस वक्त आ रहा है 35,000, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन है 2016, ठीक है, 2016 रेगुलर।
The account of Zulfikar and Sons has extracted the following data from its cash book and its bank statement on January 25th, 2017. Balance as per cash book. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम बकायदा इधर लिखेंगे कि बैलेंस एज पर कैश बुक. ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक. ठीक, इसको हम व्यू थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि ठीक है. बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 49,500. ये हमने यहां पर लिख दिया, 49,500 कैश बुक में आ गया, 49,500. नेक्स्ट, बैलेंस एज पर लिख देंगे और बाकी कैश बुक को कैश बुक में लिख देंगे और बैंक स्टेटमेंट का बैंक स्टेटमेंट में लिख देंगे. बैलेंस एज पर लिख दिया आपने बस. नेक्स्ट है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 54,620. ये हो गया आपका 54,620. ठीक है, ये आपने इधर लिख दिया. और इसकी डायरेक्शन हम कर देते हैं मिड. ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट डे डिपॉजिट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये लास्ट डे डिपॉजिट कहां जाएगा, लास्ट डे या अनक्लियर चेक भी बोलते हैं इसको, लास्ट डे बोलते हैं, नॉट डिपॉजिट या नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट. ठीक है, वहां पे हमने मेंशन किया हुआ है पीछे 12,500 रुपीज. इसके अलाइनमेंट सबकी हम राइट हैंड कर देते हैं. ये इसको लेफ्ट पे करना है. ठीक, ठीक है, हमने 12,500 को ऐड कर लिया किधर, बैंक स्टेटमेंट में. नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर. ये डायरेक्ट डिपॉजिट है. डायरेक्ट डिपॉजिट कहां जाएगा, 20,000 ये कैश बुक में ऐड हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक फॉर पेमेंट 9,500. अनप्रेजेंटेड चेक कितने हैं ये, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट टू द बैंक 9,500. 9,500. ठीक है, अनप्रेजेंट चेक के बाद हमारे पास आ गया है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक. डिपॉजिट तो कर दिया बैंक ने, मगर बैंक ने, हमने डिपॉजिट कर दिया मगर बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया है. 7,280. अच्छा, ये जो ये अमाउंट है ये माइनस हो रही है. ठीक है, इसको हम माइनस में लिख रहे हैं यहाँ पे. अगर इधर हम लिख दें ताकि आपको क्लियर भी हो जाए, ये ऐड हो रहा है. ठीक है, ये ऐड हो रहा है और ये लेस हो रहा है. ठीक है, आपने डिपॉजिट करा है चेक मगर अभी तक के उसने क्लियर नहीं किया है. डिपॉजिट तो करा दिया आपने, तो अनक्लियर चेक है ये.
अनक्लियर चेक है। कितनी वैल्यू है? 7280, 7280। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कैश डिपॉजिटेड 6500 वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 5600। आपने चेक डिपॉजिट कराया है 6500 का, मगर वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है 5600 का। ठीक है, ये एरर की एंट्री है और ये 900 का इसमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आप यहां लिख दें कैश डिपॉजिट एरर लिख दें, वरना एरर बाय कैशियर लिख सकते हैं आप, एरर बाय बुक बैंक कैश बुक लिख सकते हैं आप। ठीक है, कैश डिपॉजिट एरर है तो हमने 900 प्लस कर दी यहां पर। ये 6500 और 5600 का डिफरेंस आ रहा है 900, हमने इसको ऐड कर लिया कैश बुक में। ठीक, नेक्स्ट। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1000, ये बैंक चार्जेस है। बैंक चार्जेस कितने हैं? 1000। ये 1000 माइनस हो जाएंगे, तो हम इसको माइनस में लिख देते हैं। ठीक, और इसको भी लिख देते हैं, ये लेस हो रहा है। अच्छा, ऊपर ऐड हुआ तो उसको ऐड लिख देते हैं। ये क्या, ये भी ऐड हुआ है। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, प्रोमिसरी नोट पेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। प्रोमिसरी नोट पेड कर दिया बैंक ने, यानी बैंक की तरफ से पेमेंट तो हो गई है प्रोमिसरी नोट की, मगर हमने अपने पास से यानी कैश बुक से माइनस नहीं किए, तो हम माइनस कर देंगे। प्रोमिसरी नोट क्या करेंगे? लेस कर देंगे। प्रोमिसरी नोट की 10,400। ठीक है, 10,400। नेक्स्ट है आपका इसको हम एडजस्ट कर लें पहले जरा। यस, नंबर 7, यानी हमारे पास जो ट्रांजेक्शन थी वो थी प्रोमिसरी नोट पेड बाय द बैंक। ट्रांजेक्शन थी प्रोमिसरी नोट पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये प्रोमिसरी नोट आपने माइनस कर दिया कैश बुक में से 10,400। नेक्स्ट रेंट कलेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 5,000। ठीक है, तो आपने रेंट की कलेक्शन हुई है, रेंट कलेक्शन या आप ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। कितनी अमाउंट है इसकी? रेंट कलेक्टेड 5,000। ठीक, लास्ट है कैश डिपॉजिट 1200 बट रिकॉर्डेड बाय द बैंक एज 2100। अभी किसने एरर किया है? बैंक ने एरर किया है। आपने डिपॉजिट तो 1200 करा है, मगर बैंक बोल रहा है कि उसके पास जो डिपॉजिट होगा, यानी बैंक ने बाय मिस्टेक उसको 2100 रिकॉर्ड कर लिया, तो 900 बैंक ने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे एरर बाय बैंक, एरर बाय बैंक। ये क्या होगा? ये लेस हो जाएगा। कौन लेस करेगा? बैंक लेस करेगा, इसलिए कि मिस्टेक बैंक ने की है तो बैंक उसको सही करेगा फिर। 900 रुपीज। ठीक है, अब आप इसको प्लस कर लें।
ऐड करते हैं इसको 54,620, 12,500 ये प्लस हो गए, 7280 ये प्लस कर लिया हमने पहले। ठीक है, अब माइनस करते हैं। अच्छा ये भी माइनस हो रहे हैं इसमें से 900, तो माइनस करते हैं 9,500, फिर माइनस करते हैं 900। ठीक है, तो ये हमारे पास बैलेंस आ रहा है 64,000 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 49,500, ऐड कर लिए 20,000, देन 900 ऐड कर लिए इसके अंदर। ठीक है, 5,000 ऐड कर लिए, पहले ऐड कर लेते हैं, देन इसको माइनस करते हैं। माइनस हमारे पास है 1,000 और 10,400, ये 11,400 की अमाउंट माइनस कर दी, तो ये भी आ गया आपका 64,000 रुपीज़। ठीक है, ये आपका एडजस्टेड बैलेंस है और ये आपका बैलेंस हो गया है एडजस्ट। उसको भी मिट कर लेते हैं हम। ठीक है, ये आपका कैश बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हो गया, एडजस्ट हो गया पूरा। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट ईयर और है हमारे पास, ये तो 2016 रेगुलर था। ठीक है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2012 प्राइवेट। 2012 प्राइवेट सॉल्व करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, ये 2016 रेगुलर जो है हमने सॉल्व किया है। इसकी हम रिक्वायरमेंट देखते हैं, तो रिक्वायरमेंट में लिखा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये हम प्रिपेयर कर चुके हैं। और इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज। नेक्स्ट हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो एक चीज क्लियर कर लें कि एडजस्टिंग एंट्री जो हम पास करेंगे, हम कंपनी का अकाउंटेंट, एज अ कंपनी का अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, तो हम कैश बुक की एंट्री पास करेंगे। ठीक है, कंपनी कैश बुक प्रिपेयर करती है और बैंक स्टेटमेंट जो है वो बैंक का मामला है, तो वो बैंक देखता है। ठीक है, हम कंपनी के अकाउंटेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक की एंट्री पास करेंगे, हमारा बैंक स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कैश बुक में जितने भी अमाउंट ऐड हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि डायरेक्ट डिपॉजिट ऐड हुआ है 20,000। ठीक है, तो बैंक प्लस कर दिया हमने, बैंक को डेबिट किया है, और डायरेक्ट डिपॉजिट की जगह हमने लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल। ये समझे चेक रिसीव हुए, तो क्या एंट्री पास करेंगे आप, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये 20,000 आपका आ गया डायरेक्ट डिपॉजिट। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने क्या किया, जो भी ऐड हुआ है कैश उसको हमने रिकॉर्ड किया है, जो भी वैल्यूज ऐड हुई हैं। सेकेंड है 900 रुपीज डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, तो 900 रुपीज हमने जो है बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, ये डिपॉजिट की एंट्री पास हो गई। और नेक्स्ट अमाउंट है 1,25,000 इंटरेस्ट इनकम, सॉरी हम आगे चले गए। और नेक्स्ट हमारे पास है रेंट कलेक्शन 5,000 रुपीज। ठीक है, तो नेट रेंट की कलेक्शन हुई है 5,000 की, तो थ्री वैल्यूज जो है तीनों जो है प्लस हुई हैं, तो ये प्लस जो होने वाली वैल्यू है हमने क्रेडिट कर दी और इन तीनों को प्लस करके हमने बैंक में डेबिट कर दिया बैंक को। टू रिकॉर्ड द इंक्रीज इन बैंक अकाउंट, ये इंक्रीज, इसकी वजह से बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ है। क्यों, ये तमाम जो वैल्यूज हैं, तीनों वैल्यूज ये ऐड हुई हैं, और बाकी जो थ्री वैल्यूज हैं ये लेस हुई हैं कैश बुक में से। ये बैंक चार्जेस 1,000, नोट्स पेबल जो है 10,400 और बैंक क्रेडिट 11,400। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके बैंक क्रेडिट, जो माइनस होने वाली वैल्यूज है उधर लिखी है, जो प्लस हो रही है वो हमने लिखी है। जो प्लस हो रही है वैल्यूज उससे बैंक डेबिट हुआ है, और जो माइनस हो रही है कैश बुक से वैल्यूज उससे बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2012 प्राइवेट। ऑन September 1st 2010 सरदार कंपनी हैज क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम। देखें, हमने डिस्कस किया था बैंक के अंदर डेबिट बैलेंस होगा, इधर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, इट्स मीन ये ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, ऑफ इट्स कैश बुक 70,000, तो कैश बुक का 70,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो हमने इसको माइनस में लिखा है। क्यों, इसलिए कि बैंक में कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है। लिखा हुआ नेक्स्ट डेबिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इधर डेबिट दिया हुआ है, इसका मतलब है ये भी बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। माइनस में लिखेंगे, दोनों ओडी बैलेंस है।
ठीक है, दोनों को हमने माइनस में लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है चेक इशू टू द सप्लायर। हमने चेक इशू किया है मुकद्दमुद्दीन ट्रेडर को, बाबर कंपनी को, नदीम एंड सन्स। मुहक्कमुद्दीन ट्रेडर, बाबर कंपनी, नदीम सन्स को हमने अमाउंट के चेक पे किए हैं। इनको 15,000, 20 एंड 40,000 के ये डेट है और ये चेक नंबर है। नीचे लिखा हुआ है कि चेक नंबर 709087, 709087 फर्स्ट एंड 709224, 709224 एंड थर्ड, ये दोनों प्रेजेंट हो गए, बट 709123 ये प्रेजेंट नहीं हुआ। इट्स मीन अनप्रेजेंट चेक है 20,000 का, तो हमने अनप्रेजेंटेड चेक लिखा है 20,000, और अनप्रेजेंटेड चेक बैंक स्टेटमेंट से होता है माइनस। नेक्स्ट इशू अ चेक 3150 3150, बट इट वाज रिकॉर्डेड इन द कंपनीज बुक 2450। आपने चेक इशू किया है 3150 का, बट बाय मिस्टेक आपने कंपनी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया 2450 का, यानी अंडर स्टेटेड है, तो हम डिफरेंस को माइनस कर देंगे कैश बुक में से 700। ठीक है, ये माइनस हो गया। सर्विस चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 800, तो सर्विस चार्जेस ये 800 है, ये आपने कैश बुक में से माइनस कर दी। फॉलोइंग चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, ये 3 चेक्स जो हमने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं, रहमान ट्रेडर, आफ्ताब कंपनी, अरसलान ब्रदर्स, ये डेट्स हैं, ये चेक्स हैं, ये अमाउंट है, चेक नंबर एंड अमाउंट। नीचे मेंशन किया हुआ है चेक नंबर 60876, 60876 सेकंड ऑफ आफ्ताब कंपनी रिटर्न बाय बैंक मार्क एनएसएफ। ये जो 60876 है ये एनएसएफ चेक है, इसकी वैल्यू 50,000 है, तो हमने एनएसएफ चेक को माइनस कर दिया कैश बुक में से। एंड आगे मेंशन किया हुआ है एंड अदर आर अनक्लियर, यानी 65 और 60 ये दोनों अनक्लियर हैं, इन दोनों को प्लस किया 1,25,000 की अमाउंट बनी, तो अनक्लियर चेक हमने प्लस कर दिया बैंक स्टेटमेंट में। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट credited by the bank 1,25,000 was not recorded in the cash book। हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है 1,25,000 का, मगर उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया इसको इंटरेस्ट इनकम के नेम से 1,25,000। ठीक है। नेक्स्ट डिपॉजिट अ चेक 30,670, बट इट वाज रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश बुक 15,170। चेक तो आपने 30,670 का डिपॉजिट कराया है, मगर आपने बाय मिस्टेक कंपनी के अकाउंट में 15,170 ऐड कर लिए। इसका मतलब है आपने 15,500 कम ऐड किए। तो क्या करेंगे हम इसको, ये कैश बुक का एरर है, हम इसको कैश बुक में ऐड कर देंगे, और इस तरह हम कैश बुक की तमाम जो अमाउंट्स हैं इसको एडजस्ट करेंगे, टोटल करेंगे तो 19,000 बैलेंस आएगा, और बैंक स्टेटमेंट के अमाउंट को भी हम टोटल करेंगे तो ये आएगा 19,000। और इस तरह हमारी दोनों कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट की वैल्यूज एडजस्ट हो गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2012 प्राइवेट का ईयर भी सॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट आज हमने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को डिस्कस किया, और कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है, और बैंक रिकंसिलेशन जो स्टेटमेंट है उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने वो डिस्कस किए कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है वो कैश बुक और जो पासबुक है उसके डिफरेंसेस को हम देखते हैं, और देन उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। और कैश बुक जो है कंपनी का अकाउंट होता है, कंपनी का रिकॉर्ड होता है, जिसमें कंपनी अपने कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है। और पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट वो बैंक का रिकॉर्ड होता है जो कि बैंक प्रोवाइड करता है अकाउंट होल्डर को, जिसमें तमाम बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन उसमें होती हैं, जो अकाउंट होल्डर ने कैश डिपॉजिट कराया है या चेक डिपॉजिट कराया है बैंक में या विड्रॉ किया है, तो वो तमाम ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड होती हैं पासबुक में, या बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को हमने टैली करने के बाद उसको हमने एडजस्ट किया और फिर बिलाकर उसके ईयर सॉल्व किए। ये आपके सामने सैंपल हमने डिस्कस किया था, देन रीजन डिस्कस किए थे कि रीजंस क्या होते हैं इसके, बेसिक रूल्स और ये एरर्स, और उसके बाद ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, और उसके बाद 2016 रेगुलर और 2000 उसकी एडजस्टिंग एंट्री और 2012 प्राइवेट को हमने इधर एडजस्ट सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज हमने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ इसी वीडियो के अंदर ही आपको 2 ईयर्स भी सॉल्व करके दिखाए कि कैसे ईयर सॉल्व होंगे। फिलहाल इसके इंशाल्लाह ये आपको जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं और क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो इस टॉपिक में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।